भारत में कारोबार शुरू करना आज के युवा वर्ग का सपना है। बीते सालों में आए स्टार्टअप्स ने यंग जनरेशन को काफी मोटिवेट किया। स्टार्टअप्स उनके लिए एक नई प्रेरणा बने। लेकिन बीते 1-2 साल में एक के बाद एक कई स्टार्टअप्स बंद हुए। उसने सपने देखने वाले युवाओं को सोचने पर मजबूर भी किया कि कहाँ स्टार्टअप्स को काम करना होगा, बंद होने की नौबत ना आए। क्योंकि इससे कुछ लोग नहीं, पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जबकि देश में स्टार्टअप्स को बढ़ाने में सरकार काफी मदद कर रही है। अभी स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ और को फाउंडर विनीता सिंह। विनीता जी, मनी कंट्रोल हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, खासकर स्टार्टअप सेक्टर के लिए? स्टार्टअप सेक्टर की काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारी एक उम्मीद हम काफ़ी सालों से जिसके बारे में बात कर रहे हैं एंड आई होप इस साल बजट में उसको कंसिडर किया जाए, वो है अराउंड टैक्सेशन। आई थिंक स्टार्टअप्स आज की तारीख में 12-13 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती हैं एंड ईसॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड इंडिया में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप्स काफ़ी ज़रूरी हैं उसको रिवर्स करने के लिए। एंड ये जो टैक्सेशन होता है ऑन ईसॉप्स, इसको एट द टाइम ऑफ सेल ही करा जाना चाहिए। उससे एक बहुत ज़्यादा राइज होगा इन एम्प्लॉयमेंट गेटिंग जनरेटेड इन स्टार्टअप्स। सो आई थिंक ये तो मेरी सबसे बड़ी आस्क होगी। Secondly, of course, a lot of startups like us consumption से linked होती हैं। तो लास्ट 12 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ये सब काफ़ी हायर गया है, जिससे कंजम्पशन इम्पैक्ट हुई है, स्पेशली मिडिल एंड लोअर इनकम सेगमेंट्स में। तो आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ कंजम्पशन को जनरेट करने के लिए कुछ जनरल टैक्स कट्स दे, जिससे रेगुलर कंज्यूमर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, बिकॉज उससे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। आज हमारी $3.8 ट्रिलियन की जो जीडीपी है, उसको अगर हमें 7 से 8% ईयर ऑन ईयर ग्रो करना है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि कंजम्पशन ग्रो होती रहे। तो आई थिंक सेकेंड रिक्वेस्ट वुड बी कि देयर इज फोकस ऑन जनरेटिंग मोर कंजम्पशन। The other thing I think is PLI काफ़ी सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बट ब्यूटी पर्सनल केयर, जिसमें से आज की तारीख में काफ़ी सारी इंडिया की स्टार्टअप्स इमर्ज कर रही हैं एंड बड़े बड़े ब्रांड्स बन रहे हैं आज की तारीख में मेड इन इंडिया। आई थिंक ब्यूटी पर्सनल केयर इज नॉट कवर्ड येट। तो आई वुड थिंक दैट अगर ये PLI इंक्लूड होती है फॉर ब्यूटी पर्सनल केयर सेक्टर, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। The other thing of course is that if there is an announcement regarding ONDC, I think ONDC काफ़ी जोर शोर से इंट्रोड्यूस हुआ है, पर अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया है। तो इफ़ द गवर्नमेंट एलोकेट सर्टन बजट्स जो ONDC को विच इज़ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को एलोकेट होते हैं, तो आई थिंक उससे भी एक ई कॉमर्स एंड डिजिटल कॉमर्स में बूस्ट मिलेगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें तो 10 साल पहले $2 से $3 बिलियन होता था हमारा जो ई कॉमर्स स्पेंड था। आज की तारीख में वो $75 बिलियन हो गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो दुनिया में होते हैं उसके 50% इंडिया में हो रहे हैं आज की तारीख में। तो बहुत इम्पैक्ट होता है फ्रॉम जो UPI गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, उसकी वजह से 50% ग्लोबल ट्रांजैक्शंस आज इंडिया में हो रहे हैं। नाउ द अपॉर्चुनिटी इज टू डू द सेम विद ई कॉमर्स, एंड जिसके लिए हमें ONDC में एक बूस्ट चाहिए। एंड लास्टली आई वुड से कैपिटल। आई थिंक फंडिंग का काफ़ी क्रंच हुआ है लास्ट 12 मंथ्स में फॉर स्टार्टअप्स। जो नंबर 2-3 साल पहले $40 बिलियन क्रॉस कर गया था, वो आज की तारीख में $11 बिलियन के आसपास है। तो इसलिए अगर जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स की थी अराउंडिंग फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जो क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप्स हैं, इन सब की तरफ अगर सिग्निफिकेंट बजट एलोकेशन जाता है, तो आई थिंक उससे भी स्टार्टअप्स को उनका जो कैपिटल क्रंच महसूस हो रहा है, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। विनीता, मैं इसी एक सवाल को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जब आपने बात की बजट से उम्मीदों को लेकर कि स्टार्टअप्स के लिए सरकार को और क्या करना पड़ेगा, कि एक तो ये कि भारत में जो इकोसिस्टम स्टार्टअप को लेकर है वो और बेहतर हो, और
और क्या अभी भी भारत में एक बिजनेस शुरू करना इतना आसान है? आई थिंक इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। गवर्नमेंट ने कई सारे जो कंप्लायंसेस एंड सेंट्रल लॉज हैं उससे स्टार्टअप्स को थोड़ी सी ईज दी है। आई थिंक 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस जो हैं जो गवर्नमेंट ने हटाए, जो काफी प्रेशर डालते थे स्टार्टअप्स पे रेगुलेटरी लूप में फंसे रहने का। एंड जो हमारी जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसके थ्रू 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हुई हैं, उनको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आई थिंक इंडिया इज नाउ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंड द बेस्ट थिंग आई थिंक इज कि दुनिया भर में सारे जो बड़े लार्ज इकोनॉमीज हैं वो 2-3% ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इंडिया की इकोनॉमी आज की तारीख में भी 7-8% एस्पायर करती है ऑन अ वेरी लार्ज बेस। हम 5th लार्जेस्ट जीडीपी वाइज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, एंड फिर भी हमारी उम्मीद होती है कि 7-8% हम ग्रो कर रहे हैं। तो ऑन अ लार्ज बेस सच अ हाई ग्रोथ परसेंटेज आई थिंक इज इनफ ऑफ अ मोटिवेशन स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें स्टार्टअप्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट आया है। इसमें ऑफ कोर्स आई थिंक वन बिग फोकस शुड बी ईसॉप, जो टैक्सेशन है उसमें एक बदलाव लाना। But amongst all the regulations and the support that the government is given, I think India is right up there amongst the top 2-3 countries in the world for ease of starting a business. ओके। अगर मीता एक बहुत अहम सवाल है, खासकर स्टार्टअप सेक्टर्स की बात की जाए कि पिछले कुछ सालों में एक के बाद कई स्टार्टअप जो है बंद हुए हैं। आपको इनकी सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? और दूसरा ये कि इससे एक दूसरा सवाल भी जुड़ रहा है कि जब भी कोई स्टार्टअप कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उस लेवल तक ना जाए कि आपको बंद करना पड़े? सो आई थिंक एक कहावत है हमारी इंडस्ट्री में कि ज्यादा कंपनीज जो है ना इनडाइजेशन से मरती है, ना कि स्टारवेशन से। इसका मतलब ये होता है कि जो 2021 में हुआ, जहां $40 बिलियन से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ इंडियन स्टार्टअप से, उससे हो ये गया कि जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो एक स्टार्टअप को फिस्कल डिसिप्लिन दिखाना होता है इन मैनेजिंग देयर कैश फ्लो, इन मैनेजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी, आई थिंक उससे काफी सारी स्टार्टअप्स थोड़ा दूर आ गई थी, क्योंकि इतना कैश अवेलेबल था इन वेरी गुड वैल्यूएशन। एंड आई थिंक सो मुझे लगता है कि जितनी भी स्टार्टअप्स इम्पैक्टेड हुई है लास्ट 12 मंथ्स में और अगले 12 महीने में भी, जो स्टार्टअप्स आज की तारीख में बैठी हैं एट अ रनवे, एक कैश रनवे कहा जाता है कि आपका कितना बर्न है एंड आपके बैंक में कितना है, उसके हिसाब से आप कितने मंथ सर्वाइव करोगे। तो अगर आप कैश रनवे आज की तारीख में देखो तो हजारों स्टार्टअप्स का 6 महीने से कम है, विच इज वेरी डेंजरस। एंड ये सारा इसलिए हुआ है कि 2021 में जो एक्सेसिव कैपिटल आया था बाहर से, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनली जो एक्स्ट्रा कैश जो प्रोड्यूस हुआ था, यूएसडी जो एक्चुअली फॉरेन बैंक्स ने जनरेट किए थे, फेड ने जो जनरेट किए थे, उसकी वजह से वो सारा जो फ्लो इनटू इंडियन इकोनॉमी हुआ था, क्योंकि चाइना बंद था, उसकी वजह से हुआ ये कि थोड़ा ओवर स्पेंडिंग हो गया इन स्टार्टअप्स। एंड आई थिंक काफी सारी स्टार्टअप्स आज बदल के उस फिस्कल डिसिप्लिन को वापस ला रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा फोकस है। इवन शुगर कॉस्मेटिक्स को अगर आप देखें, दिसंबर में हम प्रॉफिटेबल थे, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम ग्रो भी कर रहे हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा सजेशन विल बी कि आज की तारीख में अगर आप 12 महीने से कम रनवे पे हैं तो इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी में फोकस रखना जरूरी है। ये होप करना कि फंडिंग एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा इन द नेक्स्ट 6 to 12 months इज इरेशनल ऑप्टिमिज्म। एंड इससे होता ये है, एंड बॉर्डरलाइन डिल्यूजनल होता है, एंड इससे होता ये है कि आप अपने हजारों एम्प्लॉइज की जॉब्स को खतरे में डाल रहे हैं। एंड आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हम एक स्टार्टअप कम्युनिटी की रेपुटेशन को अपहोल्ड करें। हम उसने कैश को इतना लाइटली ना लें कि हम सडनली बोल रहे हैं कि हम हजारों लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, बिकॉज उससे एक वो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टअप एज एन एस्पिरेशनल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्रिएट हुआ है,
वो पूरा मेहनत ऑफ लास्ट 5 years वो खराब हो जाती है, लोगों क्योंकि को लोगों को डर लगने लगता है, लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं यार स्टार्टअप मत ज्वाइन करो, नौकरी चली जाएगी, राइट राइट? राइट तो ये जो चेंज आने में पिछले 5-6 साल लगे हैं, उस चेंज को हम दाव पे नहीं लगा सकते हैं बाय बैड प्लानिंग, एंड विच इज व्हाई आई रियली अर्ज ऑल द कंपनीज कि अगर आप 12 months रनवे पे नहीं बैठे आज की तारीख में, तो बहुत रियलिस्टिक हो चाहिए अबाउट योर स्पेंड्स, एंड make sure that you become profitable, make sure that you become cash flow positive, and just a reminder कि at the end of the day the biggest source of capital तो हमारे customers होता है, तो we have to get back to fundamentals, building profit, building revenue, and high quality products है। प्रीतम, मेरा अगला सवाल इसी से ही जुड़ा है कि क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, आपने बात सही बोली कि जब भी कोई नया बच्चा या नई जो एक तरह से स्टूडेंट्स भी कह लीजिए जब स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं अच्छी कंपनी से तो स्टार्टअप में मत जाओ, जॉब का खतरा रहता है। अगर हम बायजूस का ही मामला देखें तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इसमें मतलब कुछ स्टार्टअप्स के लिए कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ लाना चाहिए, इसकी जरूरत आपको महसूस होती है? अगर मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। सो देखिए, सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो गाइडलाइंस हैं जनरली उसमें लिस्टेड कंपनीज आती हैं तो वो तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट होती हैं, एंड रिक्वायरमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की होती है उसमें भी यही होती है कि हम जो अपने बिजनेस रिजल्ट्स पब्लिश करें तो वो फाइनेंशियल्स ऑडिटेड होने चाहिए। एक एक्सटर्नल ऑडिटर का काम होता है इंश्योरिंग कि कंपनी में बेसिक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इन प्लेस है। तो sometimes I would say that there are always exceptions, but पूरी जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है वेंचर कैपिटलिस्ट जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं एंड सेबी, ये तीनों ने काफी एफर्ट डाला है इन ड्राइविंग दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फिस्कल डिसिप्लिन इन कंपनीज, एंड आई थिंक इसकी अवेयरनेस थोड़ी सी जब मार्केट में बहुत पैसा होता है ना तो कम हो जाती है, एंड आई थिंक 2021 में कुछ ज्यादा कैपिटल आ गया था जिसकी वजह से फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम हो गया था, बट ये सब आज की तारीख में चेंज हो रहा है। तो शीतल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले 5 साल में हम देखेंगे कि इंडिया से बड़ी बड़ी कंपनीज जो इमर्ज करेंगी वो बहुत सॉलिड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ग्राउंड्स पे होंगी, एंड उसमें फिस्कल एंड कैश फ्लो डिसिप्लिन बहुत हाई होगा, एंड मेरा मानना ये है कि once we get over the impact of that 2021 का जो एक्सेसेस था, जो 2-3 साल लगते हैं मार्केट करेक्शन, कभी भी मार्केट जब इन्फ्लेट हो जाता है इरेशनली तो उसको करेक्ट होने में 2-3 साल लगते हैं, वो करेक्शन जब हो जाता है तो आई थिंक उसके बाद जो बेस्ट कंपनीज इमर्ज करेंगी वो यही होंगी जो काफी डिसिप्लिन हो in their financials as well as in corporate governance. So I think मतलब beyond a point government को अगर हम involve कर दें in making regulations tighter तो I think उससे फायदा नहीं नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि जो जो स्पीड चाहिए होती है फॉर स्टार्टअप्स टू ग्रो उसमें बैरियर आ जाता है। तो आई डोंट थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स मोर रेगुलेशन। I think there has been enough, इसमें मीडिया का बहुत हाथ है, and I think media has done a phenomenal job in reporting any places, and at the end of the day your reputation matters the most, and I feel that ये self governance हो जाती है जब आपकी reputation impact होती है, मीडिया में articles आते हैं तो आप खुद more disciplined हो जाते हो, आपकी corporate governance बढ़ जाती है, boards ज़्यादा pressure डालते हैं companies पे to have that kind of discipline. And I think that's a much better way. And of course, auditors have to be super careful. And ऐसा नहीं है कि layoffs सिर्फ startups में होते हैं। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनीज में भी layoffs होते हैं, वहाँ पे भी corporate governance issue होती है। तो I think legally corporate governance guidelines startups and बड़ी कंपनीज की same ही रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि हम स्टार्टअप को लेके बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि वो एक सपना होता है कि हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उनसे कह लीजिए कि शायद उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम शुगर कॉस्मेटिक की बात करें कि आपने अपने मेकअप और स्किन केयर में स्पेशली अर्बन डिमांड में मतलब बढ़ी है, पेरेंट्स वाली की बढ़ी है, तो ये कि आपने कुछ नई तरह का ट्रेंड किसी में नोटिस किया है?
जो कलर कॉस्मेटिक्स मार्केट है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है इंडियन वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इंडियन वुमेन की एबिलिटी कि वो घर के बाहर निकले, काम करे। एंड ये सारी जो मेट्रिक्स हैं ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इनमें लास्ट पिछले 10 साल में बहुत चेंज आया है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि 10 साल पहले 10% ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स विमेन होती थी, आज की तारीख में वो नंबर 46% है, राइट। सिमिलरली जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, लिटरेसी रेट्स हैं विमेन के, इनमें पिछले 10 साल में काफी इंप्रूवमेंट आया है। तो इससे भारी मात्रा में इम्पैक्ट हुई है हमारी जो मेकअप इंडस्ट्री है। तो मेकअप इंडस्ट्री जो पिछले 8 साल पहले 6,000 करोड़ पे थी, आज की तारीख में वो 10,000 करोड़ पहुंच गई है। तो इट इज ऑलमोस्ट डबलिंग इन द लास्ट 8 years। एंड एस्टिमेट्स ये हैं बेस्ड ऑन करंट ग्रोथ रेट, क्योंकि पिछले साल हम अगेन 15 से 16% ग्रो किया है जो मेकअप की ओवरऑल मार्केट है। तो एस्टिमेट्स ये है कि अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री अनदर 57% एज पर यूरो मॉनिटर ग्रो करेगी। एंड तो ये कैटेगरी में 2 जगह ग्रोथ आ रही है। एक तो हो रहा है प्रीमियमाइजेशन, जहां जो अनब्रांडेड खरीदते थे, जो एफडीएफ प्रोडक्ट्स नहीं लेते थे, वो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मेरी स्किन के लिए सेफ रहेगा, मुझे कोई हार्म नहीं होगा, राइट। सो एक अनब्रांडेड टू ब्रांडेड हो रहा है। और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करते थे वो थोड़े मोर प्रीमियम इंटरनेशनल एस्पिरेशन रख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स क्या रेकमेंड कर रहे हैं और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। और दूसरा हो रहा है कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो जो अगर आप देखें कि एक 45 to 50 की एज ग्रुप में जो विमेन जितने पर कैपिटा प्रोडक्ट यूज करती थी, से वो काजल और लिप बाम होता था, आज की तारीख में एक 22 साल की लड़की उससे 2-3 गुना ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रही है। वो काजल लिप बाम के साथ साथ बीबी क्रीम यूज कर रही है, वो फाउंडेशन यूज कर रही है। तो जो पर कैपिटा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूज है वो भारी मात्रा में बढ़ गए हैं। एंड इंडिया का द बेस्ट पार्ट इज दैट हम एक बहुत यंग डेमोग्राफी है। तो अगर आप तारीख में आप देखें 60% से ज्यादा वुमेन जो हैं वो 35 वर्ष से कम एज की है, राइट। तो दिस रिमार्केबली चेंजेस द मार्केट इन टर्म्स ऑफ कि लोग ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लोग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एंड विमेन फाइनली डर नहीं रही है कि लोग क्या कहेंगे, वो अपनी मर्जी की मालिक है, तो वो जिनको जो पहनना है वो पहन रही हैं। तो इससे हमने काफी ये जो कलर कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ है ये देखी है। एंड ऑफ कोर्स इसमें द बिगेस्ट ट्रेंड इज कि ये कलर कॉस्मेटिक्स मेकअप इंडस्ट्री जो है, इट्स वन ऑफ द ओनली इंडस्ट्रीज जहां आज की तारीख में 20% शेयर ई कॉमर्स का है, which is very high compared to any other category. And that is because इतना ज्यादा डिजिटल इन्फ्लुएंस आज की तारीख में। शुगर का 50% सेल्स ऑफलाइन होता है, पर 90% जो कंज्यूमर्स है वो हमें डिस्कवर करते हैं डिजिटली। तो ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है एंड ये जो इंडियन ब्रांड्स इमर्ज कर रहे हैं, जो इंडियन कंज्यूमर को समझते हैं और उनके लिए स्पेशली प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडियन वेदर, इंडियन स्किन के लिए, एंड कंबाइंड विद ई कॉमर्स, मेकिंग श्योर कि आज मैं मुंबई से 19,000 पिन कोड्स में अपना प्रोडक्ट 3 दिन में डिलीवर कर सकती हूँ। आई थिंक इससे बहुत चेंज आया है इन बोथ अर्बन एज वेल एज सेमी अर्बन एंड रूरल कंजम्पशन। एंड मुझे तो लगता है ये कैटेगरी अगले 10-15 साल में ऐसे कंटिन्यू डबल डिजिट ग्रो करती रहेगी, जो इंडिया के जीडीपी से मच फास्टर रहेगा एज अ ग्रोथ रेट। विनीता, आपकी आईपीओ लाने की कोई प्लानिंग है? यस ऑफ कोर्स, अगले 2 से 2.5 वर्ष में हम प्लान कर रहे हैं कंपनी को पब्लिक ले जाने की, बिकॉज आई थिंक इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इंडियन ब्रांड्स की लिस्टिंग को लेकर। एंड मुझे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स से भी ये क्वेश्चन आता है। एंड एज अ कंपनी, बिकॉज वी नाउ टर्न प्रॉफिटेबल, हमारा अबिलिटी टू प्रिडिक्ट कि क्वार्टरली कितना हमारा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होगा, ये काफी इम्प्रूव हुई है। सो आई थिंक वी आर इन द राइट पोजिशन टू एक्चुअली list in the next 2 to 2.5 years.
ओके। विनीता, एक लास्ट सवाल, उसमें आपसे जानना चाह रही हूँ कि शुगर कॉस्मेटिक के कितने पिन कोड्स में, मतलब भारत के कितने पिन कोड पे डिलीवरी करता है, कितने शामिल हैं पिन कोड्स? इज़ देयर एनी तो नंबर? आज की तारीख में हम 19,000 पिन कोड्स में डिलीवर करते हैं शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स। ओके, ओके। ठीक है। थैंक यू विनीता। आपने मनी कंट्रोल हिंदी के लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं, खासकर स्टार्टअप सेक्टर की जो भी डिमांड है, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करें। थैंक यू। थैंक यू शीतल। थैंक यू।